दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 29वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दीपक ने एक सिगरेट का और गहरा कश लिया और अपनी कुर्सी पर झुककर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारा इरादा क्या है अंजलि? साफ साफ बताओ। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। उसने कहा, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इसे मेरी नजरों से दूर न होने दो। उसने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए फिर कहा, और अगर ये कोई भी गलती करती है तो मुझे तुरंत खबर चाहिए। दीपक ने तस्वीर को वापस अंजलि की ओर सरकाते हुए कहा, काम मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। युवराज सिंघानिया का नाम लिया है तो काम में खतरा बढ़ जाएगा, और खतरे का मोल तो मैं हमेशा से ज्यादा लेता हूं। अंजलि ने अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। ये एडवांस है, बाकी काम पूरा होने के बाद। दीपक ने लिफाफा खोला। उसमें रखी मोटी रकम को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने नोटों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पैसे ठीक हैं, पर बता माही से तुझे क्या दिक्कत है? अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है, बस काम करो अपना। दीपक ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर काम में कोई अड़चन आई तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अंजलि ने सिर हिलाया और उठने लगी, लेकिन तभी दीपक ने एक और सवाल कर दिया, तूने मुझे इस काम के लिए चुना क्यों? अंजलि ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पलटकर कहा, क्योंकि मुझे पता है तुम न कभी सवाल पूछते हो और न कभी पीछे हटते हो। ये कहते हुए वो राघव के साथ कमरे से बाहर चली गई। दीपक ने माही की तस्वीर को फिर से देखा। वो समझ चुका था कि अंजलि के इरादे नेक नहीं थे। उसने अपने आदमियों को बुलाया और उसने माही पर नजर रखने का काम सौंप दिया। लेकिन दीपक के दिमाग में बार बार सवाल उठ रहे थे। युवराज सिंघानिया की बीवी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इस पर नजर रखने का मतलब है बड़ा खतरा मोल लेना, और अगर अंजलि मेहरा ने कुछ गलत किया तो गाज मुझ पर गिर सकती है। दीपक ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रवि को बुलाया और कहा, माही की जानकारी जुटाने का काम शुरू करो, लेकिन ध्यान से, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। रवि ने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर चला गया। दीपक ने माही की तस्वीर को फिर से देखा और बुदबुदाया, मुझे लगता है ये कहानी इतने सीधे नहीं है। अंजलि और राघव अपनी गाड़ी में लौट रहे थे तो राघव ने अंजलि से पूछा, तुम्हें लगता है दीपक तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाएगा? अंजलि ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, दीपक को सिर्फ पैसों से मतलब है, उसे मेरे इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसे पैसा मिलता रहेगा वो सवाल नहीं करेगा। राघव ने कहा, लेकिन माही पर नजर रखने से क्या हासिल होगा? अंजलि की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसने कहा, माही की कमजोरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे युवराज की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकती हूँ, और जब माही हट जाएगी तो मैं उसकी जगह ले लूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। राघव समझ गया था कि अंजलि के इरादे इतने नेक नहीं हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इधर चौधरी हाउस में रीना टीना के कमरे में मिठाई का डब्बा लेकर आई थी। जब टीना ने पूछा कि यह मिठाई किस लिए है तो रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी और आदित्य की शादी की तारीख तय हो चुकी है, अगले रविवार को तुम्हारी शादी है। टीना को यह सुनकर बहुत एकदम चुपचाप मिठाई तो खा ली, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के साफ साफ भाव नजर आ रहे थे। उसका गुस्सा भी अंदर ही अंदर तेज होने लगा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस रीना को घूरते हुए देखा। रीना ने हल्के मजाक में कहा, क्या हुआ, मिठाई और खानी है क्या? टीना ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया, और रीना ने उसकी चुप्पी को नजरअंदाज किया और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन टीना के मन में विचारों का बवंडर उठ चुका था। रीना ने बाहर जाने के बाद टीना ने अपने मन ही मन में गुस्से में कहा, ये सब मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? कोई मेरी मर्जी पूछना जरूरी नहीं समझता। मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानने वाली। वो फैसला करके टीना तेजी से नीचे सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। नीचे लिविंग रूम में परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे थे और शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। उसके पिताजी यशवंत, उसकी माँ यामिनी, सोनिया जी के और शादी के खर्चों और रस्मों की योजना बना रहे थे। यशवंत ने यामिनी को समझाते हुए कहा, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमने माही की शादी पर दिल खोलकर खर्च किया था, वैसे ही टीना की शादी पर करेंगे। भगवान की कृपा, ये सब अच्छा ही हो जाएगा। यामिनी ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन माही की शादी पर जितना खर्च हुआ उतना अब हम नहीं कर पाएंगे। अभी अभी तो ये सब कुछ संभला है। यशवंत ने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, माही की शादी से दोगुना खर्च करूंगा मैं, सब कुछ भव्य और शानदार होगा। सोनिया जी ने भी बीच में बोलते हुए कहा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है भाई साहब, हम काम सादगी से भी तो कर सकते हैं। सोनिया जी की बात सुनकर यामिनी मुस्कुराई और बोली, सोनिया जी, ये टीना की शादी है, आप जानती हैं उसने अपनी शादी के लिए कितनी प्लानिंग कर रखी है।
ये सादगी से शादी नहीं होगी। सोनिया जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। लेकिन हमें अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए, इतना बड़ा बोझ डालना सही नहीं होगा। तभी सीढ़ियों से टीना की तेज आवाज गूंजी। टीना हाथ में कुछ सामान लिए गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या समझ रखा है आपने मुझे? बाबा, मैं कोई कांच की गुड़िया हूं जिसे अब आप चाहे उठाकर किसी को सौंप देंगे? लिविंग रूम में बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सभी लोग चौंक कर टीना की ओर देखने लगे। यशवंत ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो टीना? होश में हो? टीना ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं तो पूरी होश में हूं, लेकिन आप लोग यहाँ बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। मैं आदित्य से शादी नहीं करूंगी। यशवंत ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो टीना। टीना ने अपना फैसला फिर से कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बाबा, मैं आदित्य से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। आप लोग मुझसे पूछे बिना ये फैसला कैसे कर सकते हैं? टीना की बात सुनकर यामिनी ने खड़े होकर उसे डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? बड़े बुजुर्गों से ऐसी बात करते हैं कोई? लेकिन टीना ने बदतमीजी भरे अंदाज में हाथ में अपना पकड़ा सामान सोनिया जी को थमाते हुए कहा, ये लीजिए अपना सामान और सुन लीजिए, मैं शादी नहीं करने वाली। टीना की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। यशवंत अपने जगह पर खड़े हो गई। उन्होंने हाथ उठाते हुए कहा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि बड़ों के फैसले को ठुकरा सको। तुम्हारी जुबान ज्यादा लंबी हो गई है, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। गुस्से में उन्होंने हाथ उठाकर टीना को मारने की कोशिश की, लेकिन सोनिया जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सोनिया जी ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यशवंत ने गुस्से में कहा, अगर जवान लड़की की जुबान जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाए तो हाथ उठाना पड़ता है। आदित्य ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम्हारी शादी इसी हफ्ते आदित्य से होगी। सुन लिया तुमने? इतना कहकर यशवंत गुस्से में अपने कमरे में चले गए और टीना नीचे खड़ी उन्हें घूरती रही। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद टीना ने अपना फैसला कर लिया। वो गुस्से में और आक्रोश में वो बिना बोले हुए भागते हुए सीढ़ियों में ऊपर चढ़ गई। ऐसे बीच नीचे लिविंग रूम में रीना और यामिनी इस पूरी स्थिति पर चर्चा कर रही थी। रीना ने कहा, टीना सच में इस शादी के लिए तैयार नहीं है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। यामिनी ने निराश होकर जवाब दिया, पर रीना, ये घर के मान सम्मान की बात है, अब जो तय हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। रीना ने कहा, लेकिन अगर टीना खुश नहीं है तो ये शादी कभी सफल नहीं होगी। आप इसे भी देख लें। यामिनी ने गहरी तो सांस ली, लेकिन वो सोचने लगी और उन्होंने कहा, तुम कहे तो सही रही हो, लेकिन यशवंत जी कभी नहीं मानेंगे। तब तक इधर युवराज, माही और काव्या भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो माहौल थोड़ा भावुक हो गया। गाड़ी से उतरने ही काव्या ने माही को गले लगाते हुए कहा, माही, तुम अपना और युवराज का ध्यान रखना, और हाँ, अगर युवराज ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे तुरंत बताना। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, आप निश्चिंत रहिए और आप अपना ध्यान रखिएगा। कनाडा में ठंड होगी, गर्म कपड़े पहनना मत भूलिएगा। युवराज ने मजाकिया अंदाज में कहा, दी, अब फ्लाइट का समय हो रहा है, क्या आप यहीं लेक्चर देते रहेंगे? चलिए अब। काव्या ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। काव्या ने एयरपोर्ट की ओर कदम बढ़ा दिए। माही और युवराज उसे जाते हुए देख रहे थे। दोनों की आंखों में खुशी और गौर था और थोड़े थोड़े आंसू भी आ गए थे। माही ने युवराज से कहा, काव्या दी कितनी अद्भुत है, उन्होंने हमेशा सभी का ख्याल रखा है। युवराज ने गौर से कहा, हाँ दी हमारे परिवार की जान है, मैं हमेशा उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। काव्या ने विदा लेते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। माही और युवराज हाथ हिलाकर अलविदा कर रहे थे और उनकी मुस्कान में छिपा प्यार काव्या को हमेशा के लिए याद रहेगा। तभी माही के फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आई। मैसेज की नोटिफिकेशन सुनते ही माही के दिमाग में फिर से वही पुरानी बातें एकदम से घर कर गई। उस नोटिफिकेशन ने एक बार उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं उस ब्लैकमेलर का तो कोई मैसेज नहीं आया था। माही भी मन ही मन सोच रही थी कि इस समय उसको फोन निकालना चाहिए या नहीं। क्या करूं मैं? कहीं उस ब्लैकमेलर का दोबारा से तो मैसेज नहीं आ गया है। सच में उसने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। वो यही सोच रही थी कि इतने में फोन एक बार और बज गया। क्या लगता है आपको? माही फोन उठाएगी, मैसेज देखेगी, किसका मैसेज होगा? क्या ब्लैकमेलर ने उसे मैसेज किया है या कुछ और ही कांड हो गया है? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी कहानी को ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी मदद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को अपने प्लेटफॉर्म्स पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने स्टेटस पर बस एक शेयर ही करना है। तो दोस्तों, हमारी मदद कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ने के लिए
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाएं।